22 जून की रात को अमित शाह ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा नोटिफिकेशन पास किया है, एक ऐसा आदेश पब्लिश किया है जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। और अमेरिका में बैठा हुआ हर वो शख्स जो डीप स्टेट के जरिए भारत के अंदर बड़ी साजिशों को अंजाम देना चाहता था। अमित शाह और मोदी को चाणक्य यूं ही नहीं कहते हैं। वैसे पिछले कुछ समय से क्या कुछ फैसला हुआ है उसके बारे में डिटेल में बताऊं, उससे पहले दो बातें मेरी बहुत साफ समझ लीजिए। मैं इन दिनों जिन भी पत्रकारों से बातचीत होती है, जिन राजनेताओं से बातचीत होती है, उनको मैं दो बातें बहुत साफ कहता हूं। पहली ये कि भारत में इन दिनों दो कंपटीशन चल रहे हैं। पहला ये कि अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है कि जितना जल्दी हो सके उनसे पंगा लेने वाले कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष की कुर्सी को हटाया, कुर्सी से उसको हटाया। जापान में ऐसा ही हुआ। ब्रिटेन के पीएम को अभी इस्तीफा देना पड़ा। अब वो भारत के अंदर सत्ता बदलना चाहता है और इस बात के लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है। एक तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है और दूसरा उसका कंपटीशन चल रहा है अमित शाह से। अमित शाह पिछले कुछ समय में एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे अमेरिका की जो भारत के भीतर सरकारों को बदलने, सत्ता को तख्ता पलट करने की कोशिश है, उसको पूरी तरह से फेल किया जाए। यानी कि अमेरिका और अमित शाह के बीच में कंपटीशन चल रहा है, जीतता कौन है। अमित शाह के बीते दिनों के दो महत्वपूर्ण फैसले भी थे जिसको भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आप समझेंगे कि अमित शाह किस तेजी से काम कर रहे हैं। ये जो सरकार पार्टियों को तोड़ना, दो तिहाई बहुमत की और बहुत तेजी से जाना, बॉर्डर एरिया के काम बहुत तेजी से करना, जैसे अभी कुछ दिन पहले दो फैसले लिए थे। पहला फैसला तो अमित शाह ने यह लिया था कि पहला फैसला उनका यह था कि बॉर्डर एरिया के 15 किलोमीटर देश के किसी भी राज्य में हो, जहां जहां बॉर्डर इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां के 15 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हुए हैं उन सबको ध्वस्त कर दो। कोई सर्वे नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, सब जिला प्रशासन अपने स्तर पर ऑडिट करे। सोचो, मैं सरप्राइज था कि अमित शाह एक फैसला लेते और अगले एक हफ्ते में तो देश भर में यह काम हो ही जाता है। इतनी तेजी से कभी इंप्लीमेंट नहीं होता है अगर बड़े संकट नहीं हो। दूसरा, अमित शाह ने एक अहम फैसला यह लिया कि बॉर्डर एरिया के जो जिले हैं वहां पर पिछले 30-40 सालों के अंदर जो डेमोग्राफी में बदलाव आया है, यानी कि हो सकता है राजस्थान का बॉर्डर था, राजस्थान के और गुजरात के बॉर्डर एरिया के जिलों में अगर वहां पर पहले हिंदू ज्यादा थे और अगर पिछले 3-4 दशक में ऐसे डेमोग्राफिक बदलाव आए हैं कि वहां पर किसी और धर्म के लोग ज्यादा हुए हैं या किसी भी तरह के वो डेमोग्राफिक बदलाव जो शासन प्रशासन राष्ट्रीय हितों की नजर से महत्वपूर्ण मानता है, उसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी को हर जिले में जाने को कहा गया है और वहां की रिपोर्ट तैयार करके वापस अमित शाह को देनी है। ये बातें मैं हर नेता को जिनसे भी मेरी बातचीत होती है और हर पत्रकार को यह समझाता हूं कि इन दिनों अमित शाह और मोदी जो काम कर रहे हैं उसको आप ये जिस पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं असल में वैसा है नहीं। अभी अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है 22 जून की आधी रात को। वो एफसीआरए से जुड़ा हुआ फैसला है। ये फैसला क्या हुआ ये बताऊं उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात। आपको भी याद होगा बीते कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो वो भारत आए थे। लेकिन भारत के अंदर जब वो आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली में वो नहीं उतरते हैं, सबसे पहले उतरते हैं वो कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर उतरते हैं और वहां पर जो मदर टेरेसा का ईसाई मिशनरी का जो वो एक सेंटर था वहां पर जाते हैं। वो इंडिया आने से ठीक 3 दिन पहले अमेरिका के अंदर वहां का एक सांसद, कह सकते हो अपने यहां सांसद कहते हैं वैसे ही, वहां का एक सांसद एक आर्टिकल लिखता है और कहता है कि मार्को रूबियो भारत जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जब उनकी मुलाकात हो, मीटिंग हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो एफसीआरए से जुड़ा जो कानून पास करने वाले हैं उसको रोकें किसी भी हाल में। अमेरिका बहुत लंबे टाइम से परेशान था क्योंकि पिछले संसद सत्र में इस बिल को पेश किया गया था और यह तय था कि आने वाले समय में भारत इसे लागू करेगा और लागू करेगा तो फिर अमेरिका परेशान होगा। अब अमेरिका क्यों परेशान होगा, एफसीआरए क्या है और उसमें अभी क्या क्या बदलाव किए गए उसको समझिए। सबसे पहले 1975 में जो आपातकाल लगा था उसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने उस वक्त एफसीआरए कानून बनाया था। एफसीआरए कानून का होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि जो विदेशों से फंडिंग आती है, जो विदेश से पैसा भारत में आता है उसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के एक कानून बना था। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने बनाया था। उसके बाद में 2010 के अंदर इसमें कुछ बदलाव किए थे, फिर मोदी सरकार ने 2020 में उसमें कुछ बदलाव किए और अब जो 2026 के अंदर बदलाव किए हैं, ये बदलाव ऐसे बदलाव हैं जो अमेरिका, ये जो बांग्लादेश में सरकारों का तख्ता पलट कर देता है, विदेशी फंडिंग आती है, फिर वहां पर प्रोटेस्ट खड़े किए जाते हैं और उस प्रोटेस्ट के जरिए जो सरकारों के तख्ता पलट होते हैं
बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, एशिया की तो तमाम कंट्रीज के अंदर इस तरह का हो ही रहा है। और बाकी जगहों पर पश्चिमी दुनिया में ये अमेरिका सीधे तौर पर पैसे प्रोटेस्ट खड़े करके तख्ता पलट नहीं कर पाता है, वहां के चुनावों को प्रभावित करता है। जैसे आपको अभी याद होगा, कुछ दिन पहले जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरे, उनको अमेरिका जाता है, वहां से उठाकर लेकर आ जाता है सीधे एक राष्ट्र अध्यक्ष को, एक राष्ट्र के धनी धोरी को, जिसको वहां की जनता मानती है अपना धनी धोरी, उसको उठा करके ले जाता है और कहता है कि यहां पर हमारे समर्थित सरकार चलेगी। उसके बाद में ट्रंप ने एक और दक्षिण अमेरिकन कंट्रीज है कोलंबिया, उनके साथ में तनाव शुरू हुआ था। और मजेदार बात देखिए, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आए, जो ट्रंप के समर्थक था वो जीत गया और जिसका ट्रंप से मुकाबला हो रहा था वो हार गया। ये एक तरीका होता है इलेक्शन के अंदर अपने पसंदीदा लोगों को जिताने के लिए विरोधियों को फंडिंग देना, उनकी पॉलिटिकल आइडियाज को भी स्ट्रांग करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना, पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए उन पार्टियों को उठाना, उनके आंदोलनों को बड़ा बनाना और उन आंदोलनों को और उन पार्टियों की रैलियों को भव्य करने के लिए, उनके कैंपेन को भव्य करने के लिए जितनी भी फंडिंग की जरूरत होती है, वो फंडिंग वो देश अवेलेबल करवाता है, यानी कि अमेरिका अवेलेबल कराने को तैयार बैठा है। अब इस पूरे जो एजेंडा है, जो पूरी तैयारी थी अमेरिका की 2029 में तो हर हाल में टॉपल करना है, उससे पहले भी हो सके तो प्रोटेस्ट खड़े करके इंडिया के अंदर सरकार बदलो, उस पर अमित शाह ने पानी फेरने की मानो ठान ही ली है। एफसीआरए में इस बार अब रूल कुछ बहुत सख्त किए गए हैं। इसमें पहला तो ये रूल सख्त किया गया है कि एफसीआरए के अंदर अब कैटेगरी बना दी गई है। अब कोई भी एनजीओ या कोई भी संगठन विदेशी फंडिंग कुछ कैटेगरी से बाहर नहीं ले सकता, और उसमें 5 कैटेगरी बनाई गई है। कितनी कैटेगरी बनाई गई है? 5 कैटेगरी बनाई गई। पहला, अगर आप सामाजिक कार्यों के लिए ऐसा करते हैं तो। दूसरा, कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है तो, आर्थिक अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। तीसरा, कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई शैक्षणिक प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये 3 हो गए। चौथा हो गया कोई कल्चरल से जुड़ा, कोई एनजीओ ऐसा है जो कल्चरल प्रोजेक्ट करता हो, सांस्कृतिक कार्य करता हो, तो उससे जुड़ा हुआ कार्य करने वाला विदेशी फंडिंग ले सकता है। और पांचवा, धार्मिक कार्यों के लिए विदेशी पैसा आ सकता है। धार्मिक एजुकेशन हो सकती है, धर्म के नाम पर कहीं भंडारे चलते हैं, उसके लिए पैसा हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि भैया इसमें तो कोई किसी में भी ला सकता है। एक और कदम उठाया अमित शाह ने, हर कैटेगरी के अंदर काम तय हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सामाजिक कार्यों के नाम पर फंडिंग लेंगे और सामाजिक कार्यों के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। सामाजिक कार्यों के अंदर भी एक लिस्ट बना दी गई है पूरी की, इसके अंदर क्या 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 कार्य हो सकते हैं। वैसे ही आर्थिक कार्यों के अंदर भी पूरी लिस्ट जारी कर दी है, क्या क्या हो सकता है। एजुकेशन, सांस्कृतिक, धार्मिक, यानी कि जो 5 कैटेगरी है, उस हर कैटेगरी के अंदर भी कार्य तय कर दिए गए कि आपका एनजीओ, आपका संस्थान, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कार्य कर सकता है इस कैटेगरी के अंदर। तो आप जब एफसीआरए के तहत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जब रजिस्ट्रेशन अपने एनजीओ का, अपनी संस्थान का कराएंगे, तो कैटेगरी में कराएंगे, और कैटेगरी में कराने के बाद आपको पूरी लिस्ट में से काम बताने पड़ेंगे कि हमारा एनजीओ इनमें से कौन कौन से कार्य करेगा। और मजेदार बात, आपने जिन कार्यों को करने के लिए रजिस्टर्ड किया है, बाद में दूसरे कार्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है कि हम इस कार्य के लिए कर रहे हैं और बाद में आप कुछ भी करें। ये क्यों किया गया है समझिए। बहुत सारा विदेशी पैसा मान लो सांस्कृतिक कार्यों के नाम पर हिंदुस्तान में आता है, उसके बाद में वही पैसा ये जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं उनको रोटेट किया जाता है। जैसे कोई कहेगा कि हम भूखों को भोजन के लिए पैसा आ रहा विदेशी फंडिंग, और बाद में पता चला कि 50,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, और उस प्रोटेस्ट को पूरी की पूरी भोजन पानी की व्यवस्था वही एनजीओ कर रहा है जिसने भूखों को भोजन के नाम पर विदेशी फंडिंग ली थी। या कई बार सोशल वर्क, अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम पर आप फंडिंग ले लो, और उसके बाद में पॉलिटिकल आंदोलन चल रहे हैं, पॉलिटिकल रैलियां चल रही है अवेयरनेस के नाम पर, और उसमें भी वही एनजीओ फंडिंग कर रहा है। यानी कि चुनाव दूसरी पार्टियों को फंडिंग करने का काम कर लेते हैं ऐसे एनजीओ। इन सारों का नकेल कसने के लिए अमित शाह ने कैटेगरी बनाई, और कैटेगरी बना करके काम भी तय कर दिए कि कौन कौन सा काम इस कैटेगरी के अंदर हो सकता है। पहला। दूसरा, आपके एनजीओ को कुछ चीजें और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो यह है कि आपके एनजीओ को, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, हां,
एक तो ये तय हो गया कि आपका एनजीओ किस कैटेगरी में है और उस कैटेगरी के अंदर आप कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, उसकी लिस्ट है और जो लिस्ट में अप्रूव होगी उसी में आप काम कर सकते हो। दूसरा है कि आपका एनजीओ किस एरिया में काम करेगा। जैसे आपका एनजीओ अगर मान लो राजस्थान के जैसलमेर जिले में कार्य करने के लिए रजिस्टर्ड होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके लिए जो फॉरेन फंडिंग से आया हुआ पैसा है या आपका जो एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है वो किसी दिन आप अचानक उठ करके पंजाब के अमृतसर में जाकर के काम करने लग जाए, या आपके एनजीओ में आए हुए पैसे को आप किसी और एनजीओ में रूट करते हैं जो अमृतसर में काम कर रहा है। नहीं, जो पैसा विदेश से जिस पर्पज के लिए, जिस एरिया के लिए, जिस काम के लिए आएगा, सिर्फ वहीं पर उसको खर्च किया जा सकता है। यानी कि एक्टिविटी के साथ साथ आपको एरिया क्लियर करना पड़ेगा। तीसरी चीज है, आपको अपने एनजीओ की वेबसाइट सरकार को देनी पड़ेगी कि ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर पूरी नजर रख सकते हो। चौथी चीज है, सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स है वो आपको सरकार को देने पड़ेंगे कि हमारे एनजीओ के ये सोशल मीडिया अकाउंट है और आप इस पर नजर रख सकते हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा आपका एनजीओ अगर पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ काम करता है, कुछ भी पब्लिश करता है, बहुत सारे एनजीओ, पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि न्यूज चैनल ही होता है। बहुत सारे एनजीओ क्या करते हैं, कहते हैं कि हम हमारे कार्यकर्ताओं के बीच अवेयरनेस के लिए एक न्यूज़लेटर 5 पेज का पन्ना छापते हैं। किसी रोज अचानक से एनजीओ रात को चुपचाप डाक के जरिए देश भर में कोई न्यूज़लेटर या अपना प्रोपेगेंडा बांटना शुरू कर ले तो क्या करेंगे? एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा, बहुत सारे एनजीओ क्या कर रहे हैं, एक आरएनआई में रजिस्ट्रेशन होता है, आरएनआई के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है जो कि न्यूज वाले करवाते हैं, न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एनजीओ आरएनआई में रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं न्यूज़पेपर कैटेगरी में, और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस के अंदर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर मैगजीन वगैरह होती है ना, उसका सस्ता चार्ज होता है, बहुत 50 पैसे 35 पैसे चार्ज के अंदर राज्य के, उस राज्य के अंदर किसी भी जगह आपको डाक भेजनी है तो भेज सकते हो अपनी मैगजीन को। तो ये एनजीओ वाले भी आरएनआई में न्यूज कैटेगरी में खुद को रजिस्टर्ड करवा के पोस्ट ऑफिस वाले इस पूरे इकोसिस्टम का फ्री में फायदा उठाते हैं। ऐसे में अमित शाह ने कहा है कि आप न्यूज़पेपर नहीं है, आप न्यूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए आरएनआई में रजिस्टर्ड करवाएंगे और वहां रजिस्ट्रेशन में ये कॉलम होगा कि न्यूज़पेपर हम नहीं है। जब आप आरएनआई नंबर पोस्ट ऑफिस वालों को दोगे, पोस्ट ऑफिस वाले उस आरएनआई नंबर से चेक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा रजिस्टर्ड तो है लेकिन ये न्यूज़पेपर नहीं है। तो ये बड़ी चीज पब्लिकेशन से जुड़ी कर दी। एक और महत्वपूर्ण चीज की है, वो की है पदाधिकारियों से जुड़ी हुई, कि आपके एनजीओ के अंदर, आपके संस्थान के अंदर जो पदाधिकारी होंगे उनकी क्लियर लिस्ट देनी होगी। पहले क्या होता था कि पदाधिकारी शब्द बहुत क्लियर नहीं था, अब एक क्लियर कर दिया गया है कि जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, जो मैनेजमेंट टीम होगी, जो पदेन अधिकारी होंगे, इसके अलावा जो एनजीओ में अलग अलग तरह के जो भी पूरे के पूरे होते हैं, ये सारे पदाधिकारियों में आएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, उस पूरे मैनेजमेंट से जुड़े इकोसिस्टम में अगर एक भी विदेशी व्यक्ति हुआ तो फिर आपका एफसीआरए कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, आप विदेशी चंदा नहीं ले सकते। तो ये सारी वो चीजें कर ली गई हैं जिसके जरिए नकेल कसी जाएगी। अब एक आखिरी बात बताता हूं, एक और अमित शाह ने खेल खेला है। अमित शाह ने कहा है कि एनजीओ क्या होता है, एक साथ पैसा नहीं आता। जैसे मान लो 50 लाख एक बार आए, फिर हर महीने 50 लाख आ रहे हैं, तो क्योंकि बड़ी रकम एक साथ आएगी तो सरकार की नजर में आते हैं, इसलिए एनजीओ वाले क्या करते हैं, छोटी छोटी रकम लेते हैं। जैसे मान लो एक एनजीओ है जिसमें हर महीने सिर्फ 50 लाख आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, खर्च 5 लाख ही कर रहे हैं, 45 लाख बचा रहे हैं। तो फिर ये तो 10 महीने के अंदर 4.5 करोड़ बचा देंगे। 4.5 करोड़ बचाएंगे तो साल भर बाद अगर कोई देश के अंदर कोई प्रोटेस्ट होने वाला, कोई दंगा होने वाला जहां पर फंडिंग करनी हो, तो 4 एनजीओ अगर 4.5 करोड़ रुपए बचाएंगे तो ये तो 15 करोड़ हो जाएंगे। ऐसे ही कई एनजीओ मिलकर 40 करोड़ कर देंगे। इसलिए अमित शाह ने क्या किया है कि आपको जब भी मान लो आपने आपको 10 लाख रुपए आए फॉर एग्जांपल, या इसको मैं बड़ी रकम कर लेता हूं, 40 लाख कर लेता हूं, 40 लाख रुपए आए, एक किस्त आ गई। अगली किस्त लेने से पहले आपको सरकार को हिसाब देना पड़ेगा कि पिछला जो किस्त आया था उसका क्या 75% पैसा आपने खर्च किया क्या। यानी कि अमित शाह चाहता है पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एनजीओ भी विदेश से पैसा ले रहा है तो उसका पैसा पूरा खर्च करवाते रहो, वो पैसा इकट्ठा होना ही नहीं चाहिए कि किसी दौर में वो पैसा दंगों में, दंगे फसाद कराने में, फालतू जो विदेशी एजेंडे पे चलने वाले प्रोटेस्ट होते हैं उसको खड़े करने में इस्तेमाल हो सके। इसलिए नई किस्त अगर आपको लेनी है तो गृह मंत्रालय के सामने FC 3BB करके एक नया फॉर्म आ गया है।
इस फॉर्म के तहत आपको FC3BB के तहत आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि पिछला पैसा आया उसका 75% हमने खर्च किया और खर्च भी कहां कहां किया, किन किन कार्यों में किया, यह भी बताना पड़ेगा। और गृह मंत्रालय एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने जा रहा है जिसके तहत जिन भी एनजीओ का विदेशों से पैसा आएगा वो जो हिसाब देंगे कि हमने फला फला जगह पैसा खर्च किया, फला जगह पैसा आया, हम फला जगह काम करते हैं, उसका सत्यापन करेगा, वेरीफाई करेगा कि यह पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। तब जाकर के अगली किस्त की मंजूरी मिलेगी और तब अगली बार पैसा आना आएगा। अब जब इतनी नकेल कस दी जाएगी तो फिर ये जो अमेरिका हमारे हर इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए जो पैसा भेजता है, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत इस बात से परेशान है, क्योंकि मैं कल सुन रहा था पीयूष गोयल उन्हीं के सामने बैठ करके, अमेरिकियों के सामने ही बैठ करके कह रहे थे कि वहां किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हो रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे देश को एक दूसरे के मार्केट में उतना एक्सेस दे कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव है उसका एक्सेस वहां नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अमेरिकी मार्केट के अंदर सस्ता कपड़ा हिंदुस्तान का भी जाता है, इसलिए वहां के लोग ज्यादा खरीदते थे और हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ती थी, तरक्की करती थी। लेकिन टैरिफ लगने की वजह से हमारा माल उनके देश में महंगा हो गया, इसलिए बांग्लादेश जैसे और दूसरे जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है उनके माल ज्यादा बिकने लग गया है। तो क्या है उनका, जैसे ये एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी हर चीज में होता है कि अगर कपड़ा अमेरिकी मार्केट के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर, मान लो बांग्लादेश 40 रुपए में बेच रहा है, हमारी लागत आ रही है मान लो 30 रुपए टोटल हो रही है, अगर अमेरिका ने इस पर 20 रुपए टैक्स लगा लिया तो हमारी कीमत हो जाती 50 रुपए, इसलिए हम महंगे होते हैं। बांग्लादेश सस्ता बेचता, बांग्लादेश वाला बिकेगा, हमारा क्यों बिकेगा? इसलिए आपको हमारे इस प्रोडक्ट पर टैक्स इतना डाउन लाना पड़ेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर का रेट अगर एक का 40 है, दूसरे का 38 है, तीसरे का 35 है, चौथे का 45 है, तो यानी कि कम से कम 35 से नीचे ही हो, 33 रुपए तक लगे ताकि हमारा माल आपके मार्केट में खरीदा जाए। इतना, मतलब बिजनेस की भाषा में यह भी एक सख्त जवाब है कि आप हमारे माल के लिए मार्केट खोलिए, तब जाकर के फ्री ट्रेड डील होगी। तो ये सारा धंधे का खेल है। पश्चिमी दुनिया को ये लगता है कि डॉलर और यूरो जैसी चीजें सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ मुद्रा नहीं है, ये एक उनकी वैचारिक, एक तरह के प्रभुत्व का प्रमाण है, एक तरह का संकेत है, और इसलिए डॉलर और यूरो जैसों का डोमिनेंस रखने के लिए भारत जैसी इकोनॉमियों को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपकी अमित शाह के इस कदम को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।